कस्टमर वैल्यू के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों पहले। कस्टमर वैल्यू वगैरह क्या चीज़ होती है, इसमें डिफरेंट सोर्सेज जो थे कस्टमर वैल्यू के, वो हमने डिस्कस किए थे थोड़े बहुत। आज उन्हीं को थोड़ा डिटेल से आगे हम लोग जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। मार्केटिंग मिक्स 7 पीस से जो कस्टमर वैल्यू की क्रिएशन है, उसमें पहले हम लोग, मैं आपको स्कीमिंग तो करवा चुका हूँ कि 7 पीस से कैसे कस्टमर वैल्यू क्रिएट की जा सकती है। इसी के कुछ जो डिटेल्ड है एलिमेंट्स हैं, डिटेल्ड एस्पेक्ट्स हैं, वो हमने अपने इस लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ने हैं। प्रोडक्ट से वैल्यू कैसे मिल सकती है? प्रोडक्ट इनोवेशन से एडिशनल बेनिफिट्स थ्रू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट या सर्विस की बंडलिंग, ब्रांडिंग और प्रोडक्ट सिनर्जीज के जरिए। प्रोडक्ट इनोवेशन में जैसे पहले आप लोगों अब मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, स्मार्टफोन आप लोग जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं। अब उससे पहले फ़ोन एक आए थे, सैमसंग ने भी एक और ने भी, वो फ़ोन फोल्ड हो जाते थे। उनकी जो स्क्रीन है, स्क्रीन फोल्ड हो जाती थी उनकी, डबल फोल्ड हो गया ना, जिसका कॉपी का वर्क होता है दो हिस्सों में। अब सैमसंग भी, टीसीएल भी और भी कंपनीज जो हैं वो ट्राई फोल्ड फ़ोन के ऊपर काम कर रही है, यानी कि उसको 3 तहें लग सकते हैं उस फ़ोन की। ये एक प्रोडक्ट इनोवेशन है। अब इस तरह के जो इनोवेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसके ज़रिए भी आप अपने कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोडक्ट के ज़रिए एडिशनल बेनिफिट्स कोई है, एडिशनल बेनिफिट्स के ज़रिए भी आप जो है ना वो कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे अब जो फ़ोन आ रहे हैं, अब ये पिछले कोई तकरीबन 1 साल 1.5 साल से जो फ़ोन आ रहे हैं स्मार्टफोन, उसमें जो है ये फीचर है जो पहले फ़ोन में नहीं था होता, कि अगर आप वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है आपने अपना मोबाइल फ़ोन, और साथ ही उसी वाईफाई पे कोई और प्रिंटर भी साथ अटैच्ड है, तो आप मोबाइल से डायरेक्ट जो है ना आप अपनी फ़ाइल का प्रिंट निकलवा सकते हैं, बजाय इसके कि आप अपनी फ़ाइल को किसी कंप्यूटर में, लैपटॉप में ट्रांसफ़र करें और वहाँ से प्रिंट निकलवाएं। आप मोबाइल से ही जो है ना डायरेक्ट प्रिंट निकाल सकते हैं अपने किसी फ़ाइल का, तस्वीर का या किसी भी फाइल का। उसके बाद प्रोडक्ट सर्विस बंडलिंग है। उसमें यह है कि जी आप अपने जो भी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं कस्टमर को, उसको बंडल के फॉर्म में भी ऑफर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि जी कोई है आपकी टूरिस्ट कंपनी है, टूरिस्ट कंपनी कहती है कि जी आप हमसे जो है वो अगर करवाते हैं, आप हमारे ज़रिए कहीं ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, आप बाय एयर ट्रैवल करते हैं, तो यहाँ से जब आप जाएंगे, बल्कि और सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, तो जब उम्रे के लिए जाते हैं तो उम्रे में पूरा का पूरा बंडल और पूरा का पूरा पैकेज जो है ना वो हमें ऑफर किया जाता है। लाइक कि जी आप हमारे ज़रिए जाएंगे तो हम आपको एयर टिकट भी करवा के देंगे, आपके अकोमोडेशन का भी वहाँ से सिलसिला हल करेंगे, आपकी मदीना और मक्का के दरमियान जो ट्रैवल आपका वो भी हम लोग उसको अरेंज करके देंगे। तो पूरा का पूरा बंडल है। बंडल हो सकता है आपको जो है ना एक टूर ऑपरेटर जो है ना वो सस्ता प्रोवाइड कर दे, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर ये सारी चीज़ें हम इंडिविजुअली खुद एक करके अरेंज करने की कोशिश करें, तो हो सकता है जो इंडिविजुअली ये चीज़ें हमें जो है ना वो एक्सपेंसिव पड़े। इसी तरह आप बंडल्स ऑफर करके और पूरा एक कंप्लीट सोल्यूशन अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू फ्रॉम प्रोडक्ट और सर्विस बंडलिंग। उसके बाद ब्रांडिंग आ जाती है। ब्रांडिंग आप सब लोगों ने पढ़ा है, ब्रांड मैनेजमेंट भी पढ़ा हुआ है कि जी अपने आप को डिफरेंशिएट करना अपने कंपेटिटर से। अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं अपने आप को अपने कंपेटिटर से, इसका आपको तो फ़ायदा होता ही होता है, आपके कस्टमर को भी फ़ायदा होता है। कस्टमर को ये फ़ायदा होता है कि आपके ब्रांड को अलग से आइडेंटिफाई करना, उसको परचेज़ करना, उसको एवेल्यूएट करना, ये सारी चीज़ें उसके लिए आसान हो जाती हैं। देन आ जाता है प्रोडक्ट्स सिनर्जीज। प्रोडक्ट सिनर्जीज में लास्ट क्लास में भी बता चुका था, साइमन ने क्वेश्चन किया था शायद, या शायद वलाल ने। अभी जो उसको दोबारा अगर मैं बताऊं तो प्रोडक्ट सिनर्जी होता है कि मैं अपनी ही प्रोडक्ट लाइन में मल्टीपल प्रोडक्ट्स को कलेक्टिवली यूज़ अगर मैं करवा रहा हूँ कस्टमर की सहूलत के लिए, उसको प्रोडक्ट सिनर्जीज बोलते हैं। जैसे अगर अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं ना, तो जो है पंजाब कॉलेज जो है, जो स्टूडेंट्स पंजाब कॉलेज से पढ़े होते हैं और ग्रेजुएट किया होता है, लाइक बीकॉम किया है, बीएस किया है, कोई कोई भी उन्होंने किया ना, उसके बाद वो करने के बाद हो जाते हैं अगर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, वहाँ से अगर पढ़ते हैं तो उनको जो ना फीस में कोई कंसेशन उनको मिल जाते हैं,
क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब जो है वो भी उसी ग्रुप का है, अदारा है, और पंजाब कॉलेज भी उसी ग्रुप का अदारा है। तो उनको ये जो बोलते हैं प्रोडक्ट सिनर्जीज के, ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई एमफिल करना और मास्टर्स करना चाह रहा है तो उसको जो है वो कंपैरेटिवली चीपर रेट पे वो आप ये सर्विस जो है ना ऑफर करते हैं। अब अपने ही प्रोडक्ट लाइन में मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो ना आप कंज्यूम करवाने के लिए कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट सिनर्जीज। और इसके ज़रिए भी आप लोग अपने कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है वैल्यू फ्रॉम सर्विस। वैल्यू फ्रॉम सर्विस में हम लोग ये देखेंगे कि सर्विस के ज़रिए वैल्यू कैसे प्रोवाइड की जा सकती है। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ तो चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी इसकी ना हमने क्वालिटी ओरिएंटेशन और एक दो चीज़ें हमने इसमें देखनी है। आपकी जो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जी सर्विस की क्वालिटी से क्या मुराद है। सर्विस क्वालिटी जो, क्योंकि हम कस्टमर को हमने क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो पहले हमें सर्विस क्वालिटी को समझना पड़ेगा। सर्विस क्वालिटी क्या चीज़ है? सर्विस क्वालिटी जो है इसके दो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, इसके दो पर्सपेक्टिव हैं। सबसे पहले है कन्फॉर्मस टू स्पेसिफिकेशन और दूसरा है फिटनेस फॉर पर्पस। कन्फॉर्मस टू स्पेसिफिकेशन से मुराद यह है कि जी आपने एरर फ्री इन्वाइसेस बनानी है। इन्वाइसेस से मुराद जो बिलिंग वगैरह है, टाइम पर डिलीवर करना है, ठीक है, जैसा कस्टमर से प्रॉमिस किया है वैसा उसको डिलीवर करना है। और कस्टमर की कंप्लेंट को जो है ना आपने 24 घंटों में अगर आप एक्नॉलेज कर लेते हैं, उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो ये कन्फॉर्मस टू स्पेसिफिकेशन का एस्पेक्ट है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये कन्फॉर्मस टू स्पेसिफिकेशन, ये कंपनी इसको डिसाइड करती है कि स्पेसिफिकेशन के साथ कंफर्म किया है सर्विस की क्वालिटी ने या नहीं किया, ये चीज़। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो कस्टमर का एस्पेक्ट्स है, फिटनेस फॉर पर्पज। कहते हैं क्रिएटिंग प्रोडक्ट दैट आर वेल सूटेड फॉर कस्टमर रिक्वायरमेंट, कि वो प्रोडक्ट तैयार करें जो कस्टमर रिक्वायरमेंट को पूरा करें, एंड विच देयर फॉर मीट द एक्सपेक्टेशन, और उसके बाद कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट भी करे। और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन मीट की है या नहीं की, ये चीज़ जो है कस्टमर डिसाइड करता है, कंपनी डिसाइड नहीं करती। ठीक है, ये दो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं आपके सर्विस क्वालिटी के, एक कंपनी खुद और एक दूसरा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद एक मॉडल है सर्व कॉल मॉडल या सर्व कॉल मॉडल, या इसको सर्विस क्वालिटी मॉडल भी कहते हैं। ये बेसिकली है कि आपकी जो कस्टमर की जो परसीव्ड और एक्सपेक्टेड सर्विस जो है, उनके दरमियान जो गैप है वो बेसिकली किस वजह से बनता है, उसको कैसे क्लोज किया जाता है, ये चीज़ जो है ना हमने इस मॉडल में हम लोग पढ़ते हैं। उसके वो मॉडल डिज़ाइन करने से पहले या बताने से पहले, सर्विस क्वालिटी मॉडल जो है उसके जो ऑथर्स हैं, उसके जो बनाने वाले हैं, वो कहते हैं कि जी आप के जो सर्विस है ना, सर्विस के अंदर ये 5 जो फैक्टर्स हैं ये होंगे तो आपकी सर्विस क्वालिटी आपकी अच्छी होगी। अच्छा, अब ये 5 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ये है रिलायबिलिटी, एश्योरेंस, टेंजिबल्स, एम्पैथी और रिस्पॉन्सिवनेस। रिलायबिलिटी से मुराद कि आपकी सर्विस कितनी रिलायबल है, इससे मुराद ये है एबिलिटी टू परफॉर्म द प्रॉमिस सर्विस। जो आपने वादा किया है अपने कस्टमर से कि हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वही सर्विस जो है ना वो प्रोवाइड करना है कस्टमर को उसी टाइम में, उसी ड्यूरेशन में। ठीक है, इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। उसके बाद है एश्योरेंस। एश्योरेंस से मुराद है कि आपका जो है आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपके एम्प्लॉयज़ कितने कर्टियस हैं, उनके पास कितना नॉलेज है, कितनी ग्रिप है उनकी इन चीज़ों के पास, जिसकी बेस पे वो अगर कस्टमर से जब डील करेंगे तो कस्टमर जो है एम्प्लॉयज़ के ऊपर और कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करेगा, उनको कॉन्फिडेंस होगा। उसके बाद है टेंजिबल्स। ये फिजिकल एविडेंस जो है आपका सातवां एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का। उसका मतलब है कि जी आप जिस जगह पे सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वहाँ का फिजिकल एनवायरनमेंट, वहाँ पे आप कस्टमर सपोर्टिव होना चाहिए। उसके बाद एम्पैथी, इंडिविजुअल लेवल की केयर अगर पॉसिबल है तो आपने कस्टमर को प्रोवाइड करनी है, और कस्टमर को सेंस ऑफ केयर जो है ना वो फील होनी चाहिए। और उसके बाद है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस में आ जाता है विलिंगनेस टू हेल्प कस्टमर एंड टू प्रोवाइड प्रॉम्प्ट सर्विस। इसमें ये चीज़ आ जाती है कि आप कितने विलिंगली कस्टमर की जो मैटर्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या इरादा रखते हैं। जितना आप जो है कस्टमर को प्रॉम्प्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर की क्यूरीज को हल करेंगे, उतनी आपकी सर्विस की क्वालिटी अच्छी होगी। जितना जो है बस इसको लेट करेंगे
प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, उतनी सर्विस की क्वालिटी जो है ना आपकी ख़राब होगी। ये 5 बेसिक एलिमेंट हैं जो कि सर्विस क्वालिटी को डायरेक्ट करते हैं। जो ये सर्विस क्वालिटी मॉडल है, इसमें हम थोड़ा से टेक्निकल है, आपने इसको समझना है आपने अच्छे तरीके से। इसमें यह है कि आपकी जो कस्टमर जो सर्विस एक्सपेक्ट करता है कंपनी से, और जो परसीव करता है कि कंपनी कैसा प्रोवाइड करेगी, इनके दरमियान जो गैप आता है, ये गैप क्यों आता है? बेसिकली ये एक एक्सपेक्टेड सर्विस, एक होती है परसीव्ड सर्विस। एक्सपेक्टेड सर्विस से मुराद कि जी मैं क्या चाहता हूँ कि सर्विस कैसी मिले मुझे। दूसरा परसीव्ड सर्विस, दूसरा कि जी मेरा क्या ख्याल है कि सर्विस कैसी मिलेगी। ये दोनों चीज़ें हैं। अब इसके अगर मैं सादे लफ्ज़ों में एग्जांपल दूं, मैं किसी वहाँ पे जाता हूँ, रेस्टोरेंट में जाता हूँ। रेस्टोरेंट में जाके जब मैंने ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि 20 मिनट के अंदर अंदर खाना आ जाए, आ जाना चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि 20 मिनट के अंदर खाना नहीं आना। जो है आपके जो किचन में जो बंदे खाना बना रहे हैं, उनको कम से कम जो है 35 से 40 मिनट लग जाने हैं। तो 35 से 40 मिनट का जो टाइम है वो हमारा परसीव्ड सर्विस है। एक्सपेक्टेड सर्विस, मैं क्या चाहता हूँ मुझे कैसी सर्विस मिले। परसीव्ड सर्विस कि जी मेरे ख्याल से मुझे कैसी सर्विस मिलेगी, ये बोलते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, अब इसके ना दो इसके वो हैं, इसमें कंपोनेंट हैं। एक कस्टमर साइड का है और दूसरा आपका कंपनी साइड का है। अब आपका जो, अगर ये स्टार्ट होता है कस्टमर साइड से, वर्ड ऑफ माउथ, पर्सनल नीड और पास्ट एक्सपीरियंस, ये तीन बेसिक जो आपके एलिमेंट्स हैं, ये मिलके कस्टमर के एक्सपेक्टेड सर्विस जो है उसको वो बिल्ड करते हैं कि जी आप क्या कैसी सर्विस एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने जो है वो उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ। अच्छा, अब जो आपका सबसे पहला जो गैप है, ये गैप बेसिकली क्या है कि जी जो एक्चुअल पोजीशन और जो डिज़ायर्ड पोजीशन है उनके दरमियान जो है ना वो एक्चुअल और डिज़ायर्ड पोजीशन के दरमियान, या जो डिफरेंसेस हैं, बेसिकली दीज आर द डिफरेंसेस। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से एक्सपेक्टेड और डिज़ायर्ड सर्विस में जो ना गैप आता है। ये गैप जितना ज़्यादा होगा उतनी सूरत हाल ख़राब होती है, जो गैप जितना कम होगा उतनी सूरत हाल अच्छी होती है। अब गैप वन क्या है? सबसे पहला ये जो आपको बड़ा सा नज़र आ रहा है एरो, ये है गैप बिटवीन एक्सपेक्टेड सर्विस एंड मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन। यानी कि ये गैप है कि कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और कंपनी के ख्याल से कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। यानी कस्टमर एक्चुअली क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और कंपनी के ख्याल से कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। इन दो चीज़ों के दरमियान जो गैप है ना, ये वाला, ये आपका गैप वन आता है, ये वाला गैप। यानी अब मैं इसको अगर एग्जांपल दूं कि आप फॉर एग्जांपल जो है वो अपने आपने सामान जो है कुछ यहाँ से भेजना है फॉर एग्जांपल आपने चीचा वतनी भेजना है आपने, और आपने इंश्योरेंस करवाई है कोई ट्रक पे या किसी गाड़ी पे आपने इंश्योरेंस करवाई है। अब इंश्योरेंस पे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामान को किसी भी किस्म का नुकसान हो जाएगा तो कंपनी जो है वो मुझे जो इंश्योरेंस कंपनी है वो मुझे कंपनसेट करेगी। अच्छा, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कंपनी के ख्याल से कि कस्टमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर सामान को नुकसान हो गया तो जो है ना, कोई अगर एक्सीडेंटल हुआ फिर ही, यानी कि एक्सीडेंट कोई अगर गाड़ी अल्लाह माफ़ करे कहीं क्रैश कर जाती है, तो उस सिलसिले में जो नुकसान होगा हमने सिर्फ वही भरना है। अब ये यहाँ पे गैप आ गया, यानी कि कस्टमर एक्चुअली एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा था, लेकिन कंपनी के ख्याल से कस्टमर जो है ना ये फलां चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये पहला गैप आ गया। अब गैप टू है, इसको बोलते हैं ये कि कंपनी के ख्याल से कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस चीज़ के दरमियान, और ट्रांसलेशन ऑफ परसेप्शन इनटू सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। यानी कंपनी ने जो परसीव किया कि जी कस्टमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है, उसके दरमियान, और कंपनी ने उनको अपनी जो क्वालिटी जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसको में जब ट्रांसलेट किया, इनके दरमियान जो गैप है इसको बोलते हैं गैप टू। यानी अगर वो कंपनी की कह रही थी कि जी
दरमियान में जो एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट के नतीजे में जो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी जिम्मेदार होगी। ठीक है, कंपनी ने ये चीज़ परसीव की थी कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के हवाले से, और लेकिन जब उन्होंने अपने सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो उसकी जो स्टैंडर्ड्स बनाने की कोशिश की ना, स्टैंडर्ड्स जब बनाए, तो उसमें फिर उन्होंने ये किया कि यहाँ से सिर्फ जो जो है वो होगा ना, एक्सीडेंट एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट के बाद अगर आग लगी तो आग वाला हम नहीं करेंगे, अगर सिर्फ सादे टूट फूट होती तो टूट फूट जो है ना वो हम लोग उसका जिम्मेदार होंगे, नहीं आग के जिम्मेदार नहीं होंगे, टूट फूट के जिम्मेदार होंगे, मिसाल के तौर पे। अब ये क्या किया उन्होंने, परसीव कुछ और किया, और परसीव करने के बाद जब उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया अपने सर्विस स्पेसिफिकेशंस के अंदर, और ट्रांसलेशन के दौरान फिर उन्होंने जो है ना यहाँ पे थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी है, और ये जो गड़बड़ है ये आपकी आ जाती है गैप टू। गैप टू के बाद आ जाती है गैप थ्री। गैप थ्री इज कि जो आपने ये डिसाइड किया कि हमने ये वाली सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है, ये वाली, इसके दरमियान, और आप एक्चुअली जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या डिलीवर कर रहे हैं, जिसमें प्री और पोस्ट कॉन्टैक्ट सारे आ जाते हैं, जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपने जो सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश की और आपने एक्चुअली जो सर्विस प्रोवाइड की, इनके दरमियान जो गैप है उसको आप लोग बोलते हैं गैप थ्री, बोलते हैं आप लोग इसको। अब कहते हैं कि जी हमने वही बात की थी कि जैसे टूट फूट हो गया हम उसके जिम्मेदार होंगे। ठीक है, जब आपने एक्चुअली सर्विस डिलीवर कर रहे हैं तो वहाँ पे जी, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था, सामान हमारा टूट फूट का शिकार हो गया, लेकिन आप कहते हैं जी धुंध पड़ी थी, धुंध की तो हमने बात ही नहीं थी हुई, बात तो मौसम क्लियर होनी थी, धुंध में तो एक्सीडेंट हो ही जाते हैं। ठीक है, यानी कि एक्चुअल सर्विस डिलीवरी में और जो आपने सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश की है उन दरमियान का जो गैप आ गया उसको हम लोग बोलते हैं गैप थ्री। ये गैप थ्री है। अब बचता है गैप फोर। गैप फोर है कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के दरमियान, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन टू कस्टमर और सर्विस डिलीवरी। ठीक है, यानी अपने एक्चुअली जो सर्विस डिलीवर कर रहे हैं और आप कस्टमर को जो बता रहे हैं, कस्टमर को जो कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नुकसान क्यों हुआ, हम किस चीज़ के कितने जिम्मेदार हैं। ठीक है, ये कम्युनिकेशन और एक्चुअली सर्विस डिलीवरी के दरमियान जो गैप है, जो चीज़ें ऐसी हैं जो डिफरेंसेस हैं, उसको गैप फोर कहते हैं। और गैप फाइव यह है कि जी जो आपने सर्विस डिलीवर की और जो आपने कस्टमर को कम्युनिकेट किया, उसकी बेस पे कस्टमर ने जो आपसे जो वैल्यू परसीव की है, उस परसीव्ड वैल्यू में और एक्सपेक्टेड सर्विस में जो गैप है आपका, उसको हम लोग गैप फाइव कहते हैं। अगर मैं इसको अगर एक और भी कहूँ कि ये जो आपके बाकी चारों गैप हैं, गैप वन टू थ्री फोर, इनको जमा कर लें तो इनका जो कलेक्टिव इम्पैक्ट है उसको हम लोग गैप फाइव बोलते हैं, क्योंकि परसीव्ड सर्विस और एक्सपेक्टेड सर्विस के दरमियान जो गैप है वो आपका गैप फाइव है। अब कंपनी का जो बेसिक गोल होना चाहिए वो गोल ये होना चाहिए कि ये गैप्स, जितने भी गैप्स हैं कम से कम होने चाहिए। गैप वन टू थ्री फोर इनको क्लोज करना है, आपने ख़त्म करना है, कम से कम करना है। जितने ये क्लोज होंगे उतना आपका गैप फाइव क्लोज होगा। जितने कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन जो है वो सेम होगी, उतना ही जो है आपका कस्टमर आपके साथ लॉयल होगा, उतना ही आप उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप मैनेज और बिल्ड करके रख सकेंगे। इसको बोलते हैं, ये आपका सर्विस क्वालिटी मॉडल के गैप्स है। अब हमने पढ़ना है कि इन ये जो गैप्स हैं, इन गैप्स को हम लोग क्लोज कैसे कर सकते हैं, इनको हम लोग कवर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि गैप्स को क्लोज करना जरूरी है। गैप्स को क्लोज नहीं करेंगे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे से नहीं चलेंगे। अब पहला जो है पहला गैप क्लोज करना है। पहला गैप कौन सा था? बिटवीन व्हाट कस्टमर एक्सपेक्ट एंड व्हाट मैनेजर थिंक कस्टमर एक्सपेक्ट। यानी कि कस्टमर को अच्छे तरीके से मैनेजर्स ने समझा ही नहीं था। इसको कैसे हमने क्लोज करना है? प्राइमरी रिसर्च करें, ठीक है, कि कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे। उसके अलावा जो हमारे फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ हैं जो कि कस्टमर से डील करते रहते हैं, उनसे सीखें, उनसे पूछें। उसके बाद है ये एक लिखा है कि फ्लैटन द हायरार्किकल स्ट्रक्चर। आपके जो ना अदारों के दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है टास्क स्ट्रक्चर, एक होता है फ्लैट स्ट्रक्चर। टास्क स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके जो ना काफ़ी सारी वो मैनेजरियल लेयर्स होती हैं, टॉप मैनेजमेंट है, उसके बाद आपके सीनियर एग्जेक्टिव्स हैं, उसके बाद आपके मिड लेवल मैनेजर हैं, उसके बाद आपके जूनियर मैनेजर हैं, उसके बाद आपके नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ हैं, फिर लेबर, ये सारी उसमें आ जाते हैं। ये जितना लेयर्स ज़्यादा होती हैं उतना आपका स्ट्रक्चर जो है ना टाल होता रहता है, उसमें लेयर्स ज़्यादा ऐड होती रहती है। जितने जो है ये लेयर्स कम होती हैं उतना आपका स्ट्रक्चर जो है ना वो फ्लैट होता जाता है।
फ्लैट से मुराद कि आपकी मैनेजरियल लेयर जो है उसमें कम है, यानी कि टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट है, ये 3 सिर्फ लेयर्स हैं। अब ये जो है ना इसको फ्लैट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अच्छा, अब अपना आप ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अगर फ्लैट रखते हैं तो उससे मुराद क्या है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन डिले नहीं होती और क्लियर पहुंच जाती है आपकी, ये इसका एक फ़ायदा है। इसलिए जब आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो फ्लैट होगा, फ्लैटन करने की कोशिश करेंगे आप, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन का गैप नहीं आएगा, चीज़ें क्लियर रहेंगी आपकी। इंक्लूड परसेप्शन डाटा इन कस्टमर रिकॉर्ड, कि जो कस्टमर का जो पुराना रिकॉर्ड है उसकी जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन का जो रिकॉर्ड है, आप लोग वो भी अपने उसको इस्तेमाल करें कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को समझने के लिए। गैप 2 को क्लोज करना है, व्हाट मैनेजर थिंक कस्टमर एक्सपेक्ट एंड सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। इसका अगर गैप आपने क्लोज करना है, commit to the development of सर्विस स्टैंडर्ड्स वेयर पॉसिबल, कि सर्विस स्टैंडर्ड्स बनाएं सब चीज़ों के जहाँ जहाँ पे मुमकिन है। assess the feasibility of meeting customer expectation, ये चीज़ें असेस करें कि आप किस हद तक कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को मीट कर सकते हैं और आपके लिए वो फिजिबल भी है या नहीं है। और अपना जो आपका जो सर स्टैंडर्ड्स हैं उनको डॉक्यूमेंटेड करें आप, ठीक है। ऑटोमेट जहाँ जहाँ पे ऑटोमेशन पॉसिबल हो, चीज़ें आप टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर सकते हो, उन चीज़ों को इन्वॉल्व करें। और जहाँ पे आपके ख्याल से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, वहाँ पे जो आप अपनी चीज़ों को आउटसोर्स कर दें किसी और से बनवा लें। और डेवलप सर्विस क्वालिटी गोल्स, कि अपने गोल्स बनाएंगे हमने सर्विस क्वालिटी में कितनी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस अचीव करनी है या अचीव करने की कोशिश करनी है। गैप 3 क्लोज करना है अगर, तो गैप 3 क्लोज करने का तरीका कार ये है कि जी गैप 3 है किस किस चीज़ में, सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन और एक्चुअल सर्विस डिलीवरी, इनके दरमियान अगर आपने गैप क्लोज करना है तो इन्वेस्ट इन पीपल, अच्छे लोग हायर करें, उनको ट्रेन करें, उनको रिटेन करें अच्छे लोगों को। एडवांस टेक्नोलॉजी आप जो है ना उसके अंदर इन्वेस्ट करें, वो खरीदें, वो सीखें। उसके बाद है अपना जो वर्क प्रोसेस है, अपना वर्क प्रोसेस को रीडिज़ाइन करें, जहाँ जहाँ पे वेस्टेजेस हैं, जहाँ जहाँ पे कन्फ्यूजन आती हैं, उन चीज़ों को क्लियर करें। इनकरेज सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम, लोगों को जो है ना खुद से काम करने के अंदर उनको थोड़ी सी लिबर्टी दें, उनको आज़ाद करें। अगर किसी के पास कोई बेहतर सोल्यूशन है किसी प्रोडक्ट का, किसी प्रॉब्लम का, तो आप उसको एक्सेप्ट करें। इम्प्रूव इंटरनल कम्युनिकेशन, आपस में कम्युनिकेशन जो है वो इंटरनली उसको जो है ना आप इन्हांस करें। और सबको उनकी जो जॉब स्पेसिफिकेशन है कि कौन बंदा किस चीज़ का जिम्मेदार है और उसने कौन से स्टैंडर्ड्स उसने अचीव करने हैं, वो चीज़ जो है ना उसको क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको आप जो है ना रिवार्ड भी दें, ताकि सब लोग अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें। नेक्स्ट थिंग इज गैप 4 कैसे क्लोज करना है। गैप 4 मैंने बताया था कि एक्चुअल सर्विस क्या डिलीवर कर रहे हैं और promises communicated to कस्टमर्स, और आप एक्चुअल सर्विस डिलीवर क्या करते हैं और कस्टमर को क्या कम्युनिकेट करते हैं कि हम आपको कैसी कैसी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ये आपका आ जाता है गैप 4। अब गैप 4 आपने कैसे क्लोज करना है, ब्रीफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऑन कस्टमर सर्विस एक्सपेक्टेशन, कि आपने जो आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है यानी कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने करनी है ना, उनको ब्रीफ करें कि आपके कस्टमर की सर्विस एक्सपेक्टेशन है कि एक्चुअली अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करें कि वो कभी भी ओवर प्रॉमिस ना करे कस्टमर से, जो चीज़ कस्टमर को प्रोवाइड नहीं कर सकता उस चीज़ के बारे में प्रॉमिस ना करें। और जो जो एम्प्लॉयज़ जो है वो ओवर प्रॉमिस करेंगे कस्टमर से, उनको पिनलाइज करें, उनको सजा दें, या उनको जो है ना समझाएं, सख्ती से पेश आए उनके साथ। और कस्टमर्स को इनक्रेज करें कि वो आपके जो सर्विस एक्सपीरियंस है उसको एज ए सैम्पल जो है वो उसको ट्राई करें, और ट्राई करके आप उनके एक्सपेक्टेशन को समझने की कोशिश करें। एक्सेल एट सर्विस रिकवरी, सर्विस रिकवरी में एक्सेल करें। सर्विस रिकवरी में एक्सेल करने से मुराद ये है कि अगर सर्विस फेल हो जाती है किसी वजह से, तो आपने उसका जो ऑल्टरनेटिव और उसकी जो रेमेडी कस्टमर को प्रोवाइड करनी है वो चीज़ भी अपनी इम्प्रूव करें। इनकरेज एंड मैनेज कस्टमर कंप्लेंट्स, का कस्टमर की जो कंप्लेंट्स हैं उनको पहले तो कस्टमर को इनकरेज करें कि अगर उनको आपकी सर्विस किसी वजह से पसंद नहीं आई तो वो आपको बताएं कि भैया मैं आपकी सर्विस पसंद इस वजह से नहीं आई, क्योंकि अगर आपको नहीं बताएंगे तो चुप करके छोड़ के चले जाएंगे आपको। लेकिन अगर आपको बताएंगे तो आपके पास चांस होगा कि आप अपनी सर्विस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह कस्टमर की जो कंप्लेंट्स हैं वो सुने और उनको अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश करें। ये 4 बेसिक आपके पास टूल्स हैं जिससे आप अपने गैप्स को क्लोज कर सकते हैं।
जब आप इन चारों गैप्स को क्लोज कर लेंगे तो अल्टीमेटली आपका जो गैप 5 है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा आपका। ये 4 तरीकाकार है आपके पास अपने गैप्स को क्लोज करने के लिए। सर्विस गारंटी, सर्विस गारंटी ये भी सर्विस के जरिए वैल्यू प्रोवाइड करने का तरीकाकार है कि आप वारंटी और गारंटी अपने कस्टमर्स को ऑफर करें कि अगर हमारी प्रोडक्ट जो है वो ऐसा परफॉर्म नहीं करती, ठीक है, तो हम जो है आपको इसकी फलान रेमेडी देंगे। मतलब आप कस्टमर को ये कह रहे हैं कि हमारे जैसा हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं हमारी प्रोडक्ट आपको वैसी, हमारी सर्विस आपको वैसी आउटकम लाजमी प्रोवाइड करेगी, और अगर नहीं करती तो हम लोग उस चीज़ के जिम्मेदार हैं, हम आपको उसकी रेमेडी देंगे। सर्विस लेवल एग्रीमेंट, इसको हम लोग SLA भी बोलते हैं। सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। सर्विस लेवल एग्रीमेंट में आ जाता है कि ये बेसिकली कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट है बिटवीन सेलर एंड बायर। उसमें आपको ये आप बेसिकली बताते हैं कि जी हमने आपको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है, कब प्रोवाइड करनी है, कितनी बार प्रोवाइड करनी है, किस प्राइस पे प्रोवाइड करनी है वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट के अंदर। ये सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो है ये आपने बड़े ध्यान से बनाना है, क्योंकि ये आपके कस्टमर को सेटिस्फाइड करने में, कस्टमर को आपकी जब आप खुद भी अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में सर्विस लेवल एग्रीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग इसमें, कि जो आपने कस्टमर को क्या प्रोवाइड करना था और अभी तक क्या प्रोवाइड कर दिया आपने। ये उसके जो है ना वो कुछ कह लें कि एलिमेंट्स हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट के। इसमें आपके पास है अवेलेबिलिटी, कि जी ये जो सर्विस आप कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं कितनी देर तक अवेलेबल है कस्टमर को। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी हमने आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि जी आप लोग अपने एम्प्लॉयज़ को हमारे पास भेजिए, हम उनको ट्रेन करेंगे, जिस बंदे को जब भी मसला हो हमसे आगे पूछ लेता है। अच्छा, लेकिन ये सर्विस कितनी देर तक एप्लीकेबल है? ये नेक्स्ट 2 मंथ तक अवेलेबल है। नेक्स्ट 2 मंथ में जितने एम्प्लॉयज़ आप लोग अपने ट्रेन करवाना चाहते हैं आप भेज के वो ट्रेन को ट्रेन करवा लें। यूजेज, नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं आपकी की जो सर्विस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी कंपनी के या आपका जो कस्टमर है उसको कितने यूज़र जो है ना उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो इंटरनेट सर्विस की जो डिवाइस है उसको कितने लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहते हैं जी एक डिवाइस को एक टाइम में 3 से ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, ये उसकी एक और एग्जांपल हो सकती है। रिलायबिलिटी, आप ये भी बताते हैं कि जी हम कस्टमर आपको जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ये 98% या 99% जो है ना बिल्कुल ठीक परफॉर्म करेगी। बेसिकली आप बता रहे हैं कि जी 1 से 2% चांसेस हैं कि जो ना सर्विस जो है ना हमारी वो आपको सर्विस तंग करे, ख़राब करे, ये चांसेस हैं। जैसे जी वो एक दो परसेंट कौन से हैं जी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बारिश के टाइम में जो है ना ये चीज़ हो सकता है हमारी सर्विस थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाए, जैसे PTCL का होता भी है। रिस्पॉन्सिवनेस, द स्पीड विद विच अ डिमांड फॉर सर्विस इज फुलफिल्ड, कि आपने जिस पर्पस के लिए आप सर्विस ले रहे हैं उस पर्पस को किस हद तक फिल करेगी, कितना रिस्पॉन्सिव है हमारी कंपनी, कैसे कब रिस्पॉन्ड करेगी, कितने टाइम में रिस्पॉन्ड करेगी आपकी डिमांड के अकॉर्डिंगली, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। उसके बाद है यूजर सेटिस्फेक्शन, ये भी आपके सर्विस लेवल एग्रीमेंट का ऐसा होता है कि जी आप दिस कैन बी मेजर्ड एट द टाइम ऑफ सर्विसेज डिलीवर। इसमें फिर आप लोग ये देखते हैं कि जब सर्विस डिलीवर कर देते हैं तो आपका जो कस्टमर आपका आपकी डिलीवरी से सेटिस्फाइड है या सेटिस्फाइड नहीं है। ये भी आपकी ये 4-5 आपके जो है सर्विस लेवल एग्रीमेंट के कंपोनेंट्स हैं आपके या उसके एलिमेंट्स। और ये सर्विस रिकवरी है। सर्विस रिकवरी जैसे मैं पहले बताया था कि सर्विस रिकवरी इंक्लूड ऑल एक्शन टेकन बाय कंपनी टू रिजॉल्व सर्विस फेलियर्स। ये सर्विस अगर फेल हो जाती है किसी तरीके से परफॉर्म नहीं करती तो आप सर्विस रिकवरी कैसे करेंगे। अभी इंटरनेट की एग्जांपल को अगर हम कंटिन्यू करते हैं कि बारिश के मौसम में किसी वजह से इंटरनेट अगर सही नहीं चल रहा, तो हम उनको कॉल करते हैं हेल्पलाइन पे, उनको बताते हैं कि जो हमारा इंटरनेट की डाउनलोड स्पीड या अपलोड स्पीड सही नहीं आ रही, काइंडली उसको जो है ना रिजॉल्व कर दें। तो वो जो रिजॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं सर्विस रिकवरी। उसमें उनका वो शायद वो पीछे सर्वर पे ही बैठ कर सेटिंग करके ठीक कर देते हैं, नहीं तो उनका कोई नुमाइंदा आता है आके हमारे घर में हमारे ऑफिस में आके हमारा इंटरनेट ठीक करके जाता है। ये सर्विस रिकवरी कहते हैं उसको।